चलिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी। डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको ग्राउंड सेट कर दूं कि डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी में हमें करना क्या है। देखिए, हमने करा क्या था, हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया, सब्सिडरी को हमने एक्वायर करने के बाद उसकी कंसोलिडेशन की। याद रखिएगा कि जब मैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा हूं तो उसके पीछे हमने क्या देखा था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, कि एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है, दीज आर द टू लीगल एंटिटीज बेसिकली। और ये दोनों लीगल एंटिटीज अपने हिसाब से बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं, दे हैव द सेपरेट मैनेजमेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। बट सब्सटेंस फॉर्म में अगर देखा जाए सो इट सीम्स लाइक अ डिपार्टमेंट, यानी कि सब्सिडरी के सारे डिसीजंस अगर पेरेंट ले रहा है तो इट मींस इट सीम्स लाइक अ डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यहां पर आते हैं सर, डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी के बारे में थोड़ी सी बात समझते हैं। हमारे पास कंसोलिडेशन के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, एज यू ऑल नो दैट। नंबर 1 बेसिक्स का टॉपिक था, जिसके अंदर आपको पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया। नंबर 2 सीएसएफपी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इट वाज द मोस्ट लेंथीएस्ट पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमने देखी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। थर्ड कंसोलिडेटेड पीएनएल, एंड द फोर्थ वन इज द डिस्पोजल। डिस्पोजल आपके कंसोलिडेशन का वो पार्ट है जो पेपर के अंदर लाजमी टेस्ट होता है। यूं समझने के 4 to 5 मार्क्स की इसकी एडजस्टमेंट लाजमी आती है। यानी कि यूं समझ लें कि आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूं कि 4 to 5 मार्क्स की एडजस्टमेंट्स लाजमी इसकी यहां पर टेस्ट करता है। यानी कि कंसोलिडेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर वो ये कहता है कि आपने इसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है, कि डिस्पोजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है 4 to 5 मार्क्स का। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडी से रिलेटेड, छोटा प्रिसाइज है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या डिफिकल्ट या चैलेंजिंग नहीं है। अच्छा, अब है क्या सिचुएशन, सवाल सेंड कर देना, कहां पे सेंड कर दूं मुझे, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बेटा बुक में है क्वेश्चन यार। अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन, यानी कि जो आपके पास टॉपिक है, ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट कर सकता है। और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का डिस्पोजल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। खैर, अब आगे देखते हैं होता क्या। ऑन 1 जनवरी 2023 पे लेट्स से पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है, लेट्स से 80% शेयर एक्वायर किए, 80% शेयर्स यहां पर एक्वायर कर लिए। आफ्टर फ्यू इयर्स, लेट्स से आफ्टर 2 इयर्स, ऑन 31 December 2024, 2 साल बाद, लेट्स से पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को डिस्पोज कर दिया। देखो, मैं अगर कह रहा हूं डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी का मतलब क्या है, कि आपने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स एक्वायर किए थे उसको आपने डिस्पोज कर दिया, सिंपल एज दैट। सब्सिडरी को डिस्पोज करने का मतलब क्या है, कि उसके जो शेयर्स आपने एक्वायर किए थे, एज सिंपल एज दैट, आपने उन शेयर्स को डिस्पोज कर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, द डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी। नाउ देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस। हो सकता है कि मैंने सारे शेयर्स डिस्पोज कर दिए हों, भाई मैंने 80% एक्विजिशन की थी, लेट्स से 80% एक्विजिशन के अंदर मैंने 50,000 शेयर्स एक्वायर किए थे, 50,000 शेयर्स एक्वायर किए थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने 50,000 शेयर्स डिस्पोज कर दिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने लेट्स से 40,000 शेयर्स डिस्पोज कर दिए, स्टिल मेरे पास 10,000 शेयर्स मौजूद हैं। तो ये जो आपके पास यहां पर डिस्पोजल है, इसको कहते हैं फुल डिस्पोजल, यानी कि कंप्लीटली आपने सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया है। और ये जो है दैट इज अ पार्शियल डिस्पोजल, ये आपके पास कहलाता है दैट इज द पार्शियल डिस्पोजल। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जो इंक्लूडेड है दैट इज अ फुल डिस्पोजल। पार्शियल डिस्पोजल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एसबीआर लेवल पे आप इंशाल्लाह देखेंगे आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर फुल डिस्पोजल का क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट होगी वो फुल डिस्पोजल से रिलेटेड होगी, पार्शियल डिस्पोजल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बट रिमेंबर, यस इट इज पॉसिबल दैट आपने या तो पूरी सब्सिडरी डिस्पोज कर दी होगी या आपने पार्शियल सब्सिडरी डिस्पोज की होगी, बट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फुल डिस्पोजल का क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेन रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूं जरा। इस क्वेश्चन के अंदर मेन रिक्वायरमेंट ये होगी कि अगर आप सब्सिडरी को डिस्पोज कर रहे हैं,
अगर आप सब्सिडरी को डिस्पोज कर रहे हैं, अगर आप सब्सिडरी को डिस्पोज कर रहे हैं, अगर आप सब्सिडरी को डिस्पोज कर रहे हैं, तो इस सब्सिडरी के डिस्पोजल पे या तो आपको गेन हो रहा होगा या तो आपको लॉस हो रहा होगा। आई रिपीट, या तो आपको गेन हो रहा होगा या फिर आपको लॉस हो रहा होगा, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। या तो गेन हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा। अब आपने करना क्या है, आपने गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम यही है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लर्निंग आउटकम ये है कि आपने सब्सिडरी बेची, इसका गेन और लॉस कैलकुलेट करें। या तो गेन हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अब करना यह है कि आपने गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, वो गेन और लॉस कैलकुलेट करना है जो पी कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। एक वो गेन और लॉस कैलकुलेट करना है जो पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, और एक वो गेन और लॉस कैलकुलेट करना है जो पी ग्रुप के, हाँ, पी ग्रुप के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, जिसको हम कहेंगे CSPL, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने दो गेन और लॉस यहां पे कैलकुलेट करना सीखना है। एक वो गेन और लॉस जो पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स में होगा, और एक वो गेन और लॉस जो पी ग्रुप यानी कि पेरेंट का जो ग्रुप है उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर जो लॉस आपने रिकॉर्ड या गेन रिकॉर्ड करना है वो कैलकुलेट करना होगा। एक और बात समझने वाली है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 हमने सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया, देयर इज अ डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी, शेयर्स को डिस्पोज कर दिया। ईयर एंड पे जब मैं आऊंगा 31 दिसंबर 2023, मेरा सवाल यह है कि जब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे तो क्या CSFP एंड CSPL क्या दोनों बनेंगे? बताएं जरा मुझे, आप लोग जवाब दें। हमने 1 सितंबर को सब, या दोनों नहीं बनेंगे, दोनों बनेंगे या दोनों नहीं बनेंगे, बताएं जरा मुझे। अगर 1 सितंबर पे सब्सिडरी को हम डिस्पोज कर रहे हैं तो 31 दिसंबर यानी कि ईयर एंड पे क्या हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे? क्या हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे? नहीं, चलें, लॉजिकल भी है, हमजा सही भी कह रहे हैं एक तरह से कि जब सब्सिडरी बेच दी तो उसका मतलब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नाइस। और कोई एनीवन एल्स जी? क्या हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे? सर CSFP नहीं बनेगी, CSFP नहीं बनेगी, बट कंसोलिडेटेड पीएनएल बनेगी। जी बिल्कुल, CSFP नहीं बनेगी लेकिन कंसोलिडेटेड पीएनएल जरूर बनेगी। क्यों? रीजन बीइंग इसलिए क्योंकि हम जब यहां पर ईयर एंड से पहले सब्सिडरी को डिस्पोज कर चुके हैं, तो जब डिस्पोजल कर दिया, देखो CSFP का मतलब ये होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं CSFP बनाता हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं अगले साल उसका बेनिफिट अवेल करूंगा, जबकि मैं इस सब्सिडरी को अगर डिस्पोज कर रहा हूं तो अगले साल इस सब्सिडरी के साथ मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इट मींस कि CSFP तो नहीं बनेगी। तो सर कंसोलिडेटेड पीएनएल क्यों बनेगी? बाबा कुछ अरसे का साथ तो तुम्हारे साथ था ना, 1 सितंबर को बेचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ्स का तुम्हारे साथ था, यानी कि सब्सिडरी का साथ तुम्हारे साथ 8 मंथ्स का था। तो तुम कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे, बट दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम है, यानी कि आखिरी कंसोलिडेशन होने जा रही है सब्सिडरी की। दिस इज द लास्ट ईयर जो तुम कंसोलिडेट कर रहे हो, और वो भी पूरा नहीं करोगे, वो डिस्पोजल से पहले, प्री डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले तक के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करोगे। तो इसका मतलब यह है कि हम एक गेन और लॉस तो वो कैलकुलेट करेंगे जो पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और एक गेन और लॉस वो कैलकुलेट करेंगे जो पी कंपनी की कंसोलिडेटेड पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। दैट इज फॉर द लास्ट टाइम, दैट इज फॉर द, ये वो पीएनएल है जो आज आखिरी मर्तबा बनने जा रही है।
बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे ही नहीं। इसका मतलब जब कोई सब्सिडरी डिस्पोज हो जाती है तो सीएसएफ में नहीं बनती बट सीएसपीएल बनती है, बट वो लास्ट टाइम आखिरी मर्तबा बन रही है, और वो भी रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के लिए, प्री डिस्पोजल के लिए बस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? चलिए अब सुनिएगा जरा। सर अब गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, गौर से सुनिएगा। इंडिविजुअल अकाउंट का तो बहुत ही सिंपल है कि पी कंपनी अपने इंडिविजुअल अकाउंट में गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करेगी, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम लेंगे सेल्स प्रोसीड, बेचा कितने का, बहुत सिंपल। सेल्स प्रोसीड, उसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट, कि ये बताओ तुमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। एंड वेरी सिंपल ना यार, बहुत सिंपल है कि तुमने बताओ कि शेयर्स बेचे कितने के और खरीदे कितने के थे। जब तुम इसमें से माइनस करोगे पता चल जाएगा कि तुम्हें गेन हो रहा है या लॉस। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल अकाउंट का गेन और लॉस कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, सिंपल। 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट आती है इसकी, 2 मार्क्स की आती है। सारी इंफॉर्मेशन, सेल्स प्रोसीड भी दी हुई होगी, इन्वेस्टमेंट भी दी हुई होगी। 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीस कंपनीज इंडिविजुअल अकाउंट, दैट्स इट। पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर कितना गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा। जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अब आते हैं जरा ग्रुप। असल जो चैलेंजिंग है वो ग्रुप है, चैलेंजिंग नहीं, बट थोड़ा सा आपने अपना दिमाग चलाना है, थोड़ा सा सोचना है जरा। ग्रुप का गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूं, फिर इसके बाद में पूरा फॉर्मेट समझाता हूं जरा। सबसे पहले हम लेंगे सेल्स प्रोसीड, एज यूजुअल कितने के बेची सब्सिडरी, या शेयर्स कितने के बेचे। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने सब्सिडरी एक्वायर की थी, मैंने सब्सिडरी जब एक्वायर की थी तो मैंने क्या परचेज किया था, मुझे जरा बताएं। जब हम एक्वायर कर रहे थे तो हम क्या खरीद रहे थे, जब हम सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें क्या मिलता था जब हम सब्सिडरी कंपनी के अंदर। वेरी गुड, अबे शेयर्स, मुस्कान वेरी गुड। शेयर्स तो मिलते थे लेकिन सब्सिडरी में क्या मिलता था हमें, यानी कि पैसे लगाते थे, इतने पैसे लगाते थे, मिलता क्या था साला में, मिलता क्या था, इतने पैसे लगा के सब्सिडरी का क्या मिलता था। नॉन करंट एसेट, नेट एसेट, ठीक है, नाइस, वेरी गुड। अच्छा और कुछ इसके अलावा मिलता था, और कुछ इसके अलावा मिलता था, यानी कि अगर मैंने 500 मिलियन लगाए तो क्या सिर्फ मुझे नेट एसेट्स मिलते थे, क्या सिर्फ मुझे नेट एसेट्स मिलते थे। वेरी गुड मरियम, शाबाश राही, वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था, माने या ना माने, दो चीजें मुझे मिलती थी। नेट एसेट्स तो मिलते थे, और मैं अक्सर औकात आप देखते थे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपने देखा था मेरी कंपनी को, जेके लिमिटेड को, अक्सर और बेशतर में करता क्या था कि अगर 500 मिलियन की उसके नेट एसेट्स हैं तो मैं 600 मिलियन लगा रहा हूं। इसका मतलब 500 मिलियन के तो नेट एसेट्स मिल रहे, बाकी गुडविल मिल रही है। इट मीन जब मैंने एक्वायर किया था तो दो चीजें खरीदी थी मैंने, एक तो नेट एसेट्स खरीदा था और दूसरा गुडविल खरीदा था। तो आज जब मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं वही दो चीजें बेचूंगा, वही दो चीजें बेचूंगा। नंबर वन गुडविल बेचूंगा, यानी कि मैंने बेचा सेल्स प्रोसीड, क्या बेचा है सर, गुडविल। कौन सी गुडविल बेची है, गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, जी हाँ। अब डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, अब है डेट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि मैंने गुडविल आज जिस डेट पे बेच रहा हूं मैंने गुडविल बेची है मैंने। और क्या बेचा है सर, मैंने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगेन कौन से नेट एसेट्स बेचे, एक्विजिशन वाले ना बाबा ना, डेट ऑफ डिस्पोजल वाले नेट एसेट्स बेचे मैंने। इसका मतलब यह है कि मैंने सेल्स प्रोसीड, लेट से मैंने 600 मिलियन की अगर सब्सिडरी बेची है, 600 मिलियन की अगर मैंने सब्सिडरी बेची है, तो तुमने उसके बदले में क्या दिया है, 600 मिलियन लेते हो रहे हो, दिया क्या है तुमने, दादा मैंने एक तो गुडविल दी है, एक तो गुडविल बेची है, और क्या बेचा है, नेट एसेट्स। लेकिन आपस की बात बताऊं, ये नेट एसेट्स सारे मेरे नहीं थे, याद आ रहा है,
ये सारे मेरे नेट एसेट्स नहीं थे। इसके अंदर ये जो नेट एसेट्स आ रहे होंगे ये 100% पे आ रहे होंगे। इसमें कुछ नेट एसेट ऐसे थे जो मेरे नहीं थे, तो उसमें से माइनस कर दिया क्या, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, एनसीआई, कब, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। इट मींस कि मैं गुडविल दूंगा, नेट एसेट्स दूंगा, लेकिन इस नेट एसेट्स में से जो मेरा नहीं है माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग बच गया वो मैंने दे दिया। 600 मिलियन की मैंने पैसे लिए, 600 मिलियन में मैंने बेचा, और ये सब मिला के जो मैंने दिया है ये 450 मिलियन का दिया। इसका मतलब ये है कि 150 मिलियन का मुझे वो हो गया, वो क्या, गेन ऑन डिस्पोजल। हाँ, गेन ऑन डिस्पोजल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो गेन ऑन डिस्पोजल है जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ग्रुप पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगा, ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मेट को देख लें जरा। ये फॉर्मेट मैंने आपको बना के दे दिया। यानी कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट का गेन और लॉस कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सेल्स प्रोसीड माइनस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, खल्लास। लेकिन अगर मैं ग्रुप अकाउंट के अंदर, ग्रुप पीएनएल के अंदर, कंसोलिडेटेड पीएनएल में अगर मैं गेन और लॉस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, सेल्स प्रोसीड, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, तीन चीजें यहां पर हम लेंगे। नंबर वन, गुडविल, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, और उस नेट एसेट्स में से माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, कौन से वाले, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो आपके पास यहां पर फाइनली आ जाएगी अमाउंट, और उसको जब इन्वेस्टमेंट सॉरी सेल्स प्रोसीड में से माइनस करेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा, दैट इज अ गेन ऑन डिस्पोजल। जी, यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज बताएं जरा। जी क्लियर है, मुझे बताएं जरा हमजा। इबाद, राहीम, आयशा। अब करना क्या है, एग्जामिनर करता क्या है, ये जो तीन चीजें ना, ये जो तीन चीजें, ये तीनों चीजें आपको डायरेक्टली नहीं देता। यानी कि आपने करना क्या पड़ेगा, इसकी करनी पड़ेगी वर्किंग। यानी कि गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें एट टाइम्स करता है, ये कि दो चीजें दे देता है, एक कैलकुलेट करनी है, एक दे देता है, दो कैलकुलेट करनी है। यानी कि हमें इन तीनों की वर्किंग सीखनी है, दैट्स इट। पूरे चैप्टर के अंदर यही काम की चीज है, यानी कि तीनों चीजों की वर्किंग हमें सीखनी है। तो आया जरा वर्किंग सीखते हैं। पहले हम कैलकुलेट करना सीखेंगे गुडविल। कौन सी गुडविल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। और आपस की बात बताऊं, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको आता है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे बताओ, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते थे जब भी हम किसी कंपनी में वो करते थे, वो क्या, इन्वेस्टमेंट, फिर इसके अंदर हम ऐड करते इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी, इसके अंदर हम ऐड करते थे क्या, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, एनसीआई, कब की, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर इसमें से हम माइनस करते थे क्या, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, नेट एसेट्स, किसके, ऑफ एस कंपनी, कब के, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जैसे हमने लेस किया तो हमारे पास यहां पर गुडविल आ जाती थी, गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब करेंगे क्या, आपने एक्विजिशन के वक्त गुडविल ये कैलकुलेट की थी,
उस वक्त से लेके अब तक यानी कि डिस्पोजल तक जितना भी उसका इंपेयरमेंट लॉस है वो माइनस कर दो, दैट्स इट, खल्लास। इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये पहली वर्किंग आपके सामने। सर ये तो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल करते हुए आ रहे हैं, वही काम है, क्योंकि गुडविल के अंदर कोई एमोटाइजेशन है ही नहीं। गुडविल को हम इंपेयर करते हैं तो कह रहा है कि जितना भी आपने इसको इंपेयर किया अब तक, जो भी इसकी टोटल इंपेयरमेंट है वो पूरी इंपेयरमेंट यहां से आप माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूं, समझा, बिल्कुल सेम है। यानी कि 3 वर्किंग में से एक वर्किंग के साथ तो आप बिल्कुल फेमिलियर है, बचपन से खेलते हुए आ रहा आप उसके साथ। जी क्लियर है यहां तक? हेलो। चले, अब आते हैं जरा, अब आते हैं जरा वर्किंग टू। ये वर्किंग वन तो बिल्कुल सिंपल थी, एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ डिंपल। अब मैं आ रहा हूं जरा वर्किंग टू। असल जो वर्किंग है ना, ये वर्किंग टू तंग करती है। यानी कि यहां पे आपको चाहिए क्या, फेयर वैल्यू ऑफ किसके, नेट एसिड्स। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स ऑफ एस कंपनी। और ये आपको कब चाहिए, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि हमें नेट एसिड्स चाहिए किसके, एस कंपनी के, कब चाहिए, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। नेट एसिड्स की डेफिनेशन मत भूलना, पहले क्वेश्चन से लेके चलता हुआ आ रहा हूं। नेट एसिड्स किसको कहते हैं, नेट एसिड्स के मतलब क्या है, नेट एसिड्स का मतलब कल भी था और आज भी है, क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। और रिजर्व में मेन रिजर्व रिटेन अर्निंग है, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा नेट एसिड्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट एसिड्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी। एस कंपनी के नेट एसिड्स लूंगा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा मत भूलना कि इस नेट एसिड्स के अंदर दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो उसके अंदर दिया हुआ होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा इसके अंदर दिया हुआ होगा रिटेन्ड अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब करना क्या है, सर मुझे इसके अंदर ऐड करना है, देखो ये नेट एसेट्स दिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मुझे आज डिस्पोजल पे चाहिए, तो क्या करें, सिंपल भाई, पोस्ट एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन के बाद से लेके अब तक पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट आप इसके अंदर ऐड कर दें, सिंपल एज दैट। सही कह रहा हूं ना मैं? भाई नेट एसेट्स का मतलब है कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। कैपिटल के अंदर कोई चेंज आता नहीं है तो कैपिटल तो वही रहेगा। रिटेन अर्निंग तुम्हारे पास गिवन है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। करो क्या कि एक्विजिशन से लेके अब तक का जितना भी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग है वो उसके अंदर ऐड कर दो, वो उसके अंदर ऐड कर दो। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऐड कर दो। और इस साल अगर कोई तुमने डिविडेंड दिया है, सब्सिडरी ने कोई डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड पेड माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दें, क्योंकि डिविडेंड जब पे करते हैं तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम होता है। अगर ऑलरेडी डिडक्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जामिनर तुम्हें एडजस्टमेंट दे रहा है तो इसका मतलब डिविडेंड पेड उसने अभी तक एलिमिनेट नहीं किया, तो हम डिविडेंड के अमाउंट को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे तो तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा क्या, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, सॉरी नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, क्या ये बात समझ में आ रही है? जी क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है, नेट एसेट्स। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पता है तो ये बहुत कोई फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ याद देने के लिए मैंने बता दिया आपको फॉर्मेट, अदरवाइज बहुत लॉजिकल है कि नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ था, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग को ऐड कर दें, डिविडेंड को माइनस कर दें, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपके कदमों में। जी यहां तक क्लियर है? अच्छा अब सुनिएगा, अब यहां पर बदतमीजी क्या करता है एग्जामिनर, डाटा के अंदर घुमाता है थोड़ा सा। अब इसको करने का एक और भी तरीका, और
दूसरा तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा, कि अगर एग्जामिनर आपको नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट ना दे, बल्कि आपको दे दे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल अगर मुझे आज डिस्पोजल के वक्त भी दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन भी इतना ही होगा, और आपको यहां पर रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन अलग से दे दे, फिर भी सही है। यानी कि सेम फॉर्मूला होगा, यानी कि अलग अलग देगा। यहां पर मैंने क्या अज्यूम किया कि नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्टली पूरा दे दिया। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग टुकड़े करके दिए, शेयर कैपिटल अलग दे रहा है, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन अलग दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेम वही काम हम फिर से कर देंगे, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऐड कर देंगे, डिविडेंड को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास यहां पर आ जाएगा नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। जी क्लियर है। सेम वही वर्किंग को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया कि अगर डायरेक्टली नेट एसेट्स ना दे और अलग अलग करके दे दे तो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। जी यहां तक क्लियर है। अच्छा अब सुनिएगा जरा, अब तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये गौर से सुने। एग्जामिनर एक और बदतमीजी एट टाइम्स ये करता है कि वो आपको शेयर कैपिटल तो दे देता है और शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब वो आपको देता है रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि इस साल का रिटेन अर्निंग का ओपनिंग, एक्विजिशन नहीं दे रहा, ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। सर ये काम उसने आसान कर दिया, आपको रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, और जब उसने आपको रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया इसका मतलब इसमें पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट शामिल है। अब आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने यहां पर इसके अंदर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऐड करना है इस साल का प्री डिस्पोजल प्रॉफिट। जी हां, इस साल का प्री डिस्पोजल प्रॉफिट, यानी कि डिस्पोजल से पहले का जो प्रॉफिट है, प्री डिस्पोजल प्रॉफिट आपने इसके अंदर ऐड करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा टाइमलाइन बना के समझाता हूं। आपके पास शेयर कैपिटल दिया हुआ है ऑलरेडी कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल कितना था, लेट्स से 100, 100 का शेयर कैपिटल था। अब आपके पास यहां पर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लेट्स से 500, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लेट्स से 500, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 500। अब आपने डिस्पोज किया है 1 सितंबर पे, इसका मतलब यह है कि आपके पास नेट एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर तो गिवन है, आपको डिस्पोजल पे चाहिए, डिस्पोजल पे नेट एसेट्स चाहिए। इसका मतलब यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 8 मंथ्स का जो प्रॉफिट है इसको हम कहेंगे प्री डिस्पोजल प्रॉफिट। प्री डिस्पोजल प्रॉफिट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा क्या, प्री डिस्पोजल प्रॉफिट जब ऐड कर देंगे तो आपके पास यहां पर नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आ जाएगा। और अगर कोई डिविडेंड आपने पे किया है तो वो डिविडेंड इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं डेटा देने के एग्जामिनर के लिए। पहली पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट आपको नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दे दें, दूसरी पॉसिबिलिटी कि रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और शेयर कैपिटल अलग से दे, तीसरी पॉसिबिलिटी कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दे दें। अगर ओपनिंग बैलेंस दे दिया आपस की बात है कि नेट एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गए, नेट एसेट्स एट स्टार्ट आपको दे दिया गया है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे दिया है। नाउ ऑल व्हाट यू हैव टू डू जस्ट टू इंक्लूड द प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट दैट इज प्री डिस्पोजल प्रॉफिट, और उसमें से डिविडेंड अगर कोई पे किया तो डिविडेंड पेड के अमाउंट को उसमें से माइनस कर देंगे, जो सब्सिडी ने डिविडेंड पे किया होगा, तो आपके पास नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आ जाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है?
हेलो। तो ये मैंने आपको यहां पर, ये मैंने आपको ये मैंने आपको नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया। तीन तरीके हैं, तीन समझ लें कि ऑप्शंस हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तीन तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? हेलो। चलेगा। अच्छा, अब तीसरी वर्किंग, वर्किंग 1 गुडविल, वर्किंग 2 नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, और अब तीसरी वर्किंग हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। तीसरी वर्किंग जो हमें चाहिए, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। इसके लिए ऑब्वियसली हमें पहले जरूरत पड़ेगी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। ऐसे ही फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। लेकिन कितना परसेंट? जो भी आपके पास यहां पर होगा एनसीआई की परसेंटेज लाइक 30%, तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन था, उसके अंदर हमने पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऐड कर दिया, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आ गई। यानी कि अब तक का टोटल पोस्ट एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट है उसका 30% हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसमें से माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। याद करें, इम्पेयरमेंट लॉस अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो इम्पेयरमेंट लॉस का जो इंपैक्ट है वो एनसीआई पे भी पड़ेगा। तो अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीन वर्किंग्स आपको आनी चाहिए, तीन चीजें कैलकुलेट, पूरे चैप्टर या टॉपिक का समझ लें कि ये तीन कैलकुलेशंस हैं। फिर गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल जो कि बहुत ही सिंपल है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, और थर्ड वन इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। जी यहां तक क्लियर है, डन है, आगे चलें। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चले आए जरा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जरा क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 1 देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है? रॉक एक्वायर्ड अ 70% इन्वेस्टमेंट इन डॉग। पत्थर ने डॉग को एक्वायर कर लिया फॉर $2000। है कोई जो मुझे बता सके कि $2000 क्या है? व्हाट इज दैट $2000? ये $2000 क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि $2000 क्या है ये? वेरी गुड हमजा, वेरी गुड, शाबाश मुस्कान, वेरी गुड। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास दे रहा है, नाइस। चलें, इट्स ग्रुप पॉलिसी टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू, यानी कि गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू मेथड से। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन डॉग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इस क्वेश्चन या इन डिस्पोजल से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर डाटा को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा बस एक मेन काम है कि आपने डाटा प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। ये दे रहा है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपके पास दे दी गई है, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट एसेट्स, यानी कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की पूरी कहानी चल रही है।
एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इतना था, और ये कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट एसेट्स, यानी कि गुड न्यूज ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स at the date of acquisition is already given. The goodwill has not been impaired. मुबारक हो, goodwill impair नहीं हुई है. Rock disposed of all its shares 100%, सारे shares बेच दिए. Sales proceed is 3,000. The fair value of dogs net assets at the date of disposal. यहां पर हो चुकी है जिंदगी आपके गुले गुलजार. यहां पर आपके पास दे रहा है यहां पर आपके पास क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ, क्या दे रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, नेट एसेट्स, कब के, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे. एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे आपको यहां पर दे दिया है, आपको एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दिया हुआ है. सर करना क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट का गेन और लॉस और कंसोलिडेटेड पीएनएल में जो गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा वो कैलकुलेट करना है. पहले एक काम करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट का कैलकुलेट कर लेते हैं. इंडिविजुअल अकाउंट का वेरी सिंपल, इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि पी कंपनी या जो भी आपके पास है, क्या नाम है पी कंपनी का, नाम क्या, रॉक, यानी कि रॉक कंपनी अपने इंडिविजुअल अकाउंट में गेन और लॉस जो रिकॉर्ड करेगी, वेरी सिंपल, सेल्स प्रोसीड चाहिए, एंड नंबर टू इन्वेस्टमेंट चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट है. सेल्स प्रोसीड, मुझे बताएं सेल्स प्रोसीड कितनी है, सेल्स प्रोसीड कितनी है कोई जो बता सके सेल्स प्रोसीड कितनी है. जी है कोई जो बता सके सेल्स प्रोसीड कितनी है. सेल्स प्रोसीड जानी, सेल्स प्रोसीड 3,000 है, सेल्स प्रोसीड 3,000 है, ये रही सेल्स प्रोसीड. और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट 2,000. इसका मतलब सिंपल, गेन आ गया 1,000, बट दैट गेन शुड बी रिकॉर्डेड, गेन ऑन दैट गेन शुड बी रिकॉर्डेड इन द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पी कंपनी. रॉक कंपनी अपने इंडिविजुअल अकाउंट में गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करेगी. लेकिन अगर मुझे गेन कैलकुलेट करना है, कौन सा गेन कैलकुलेट करना है, सर मुझे गेन और लॉस कैलकुलेट करना है वो जो ग्रुप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, जो ग्रुप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं बना लेता हूं उसका फॉर्मेट. सेल्स प्रोसीड, और फिर हमें तीन चीजें चाहिए. नंबर वन, गुडविल चाहिए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. नंबर टू, नेट एसेट्स चाहिए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. जो दिया हुआ होगा मैं एज इट इज लिख दूंगा, जो नहीं होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. फिर ये जो नेट एसेट्स हैं ये सारे हमारे नहीं है, जो दूसरों के वो माइनस कर दो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. मुझे बताएं क्या क्वेश्चन के अंदर सेल्स प्रोसीड मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, बताएं जरा, सेल्स प्रोसीड क्या मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है. जी हाँ बिल्कुल गिवन है, 3,000 सेल्स प्रोसीड गिवन है, 3,000 इज दी सेल्स प्रोसीड. अच्छा, गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास अभी फिलहाल गिवन नहीं है, मैं गुडविल को कैलकुलेट करने जा रहा हूं. मैं गुडविल को कैलकुलेट करके आता हूं जरा. गुडविल, सर गुडविल वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे हम बचपन में करते थे. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है हमने, इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन डॉग, डॉग में इन्वेस्टमेंट कितनी की है बताएं जरा, डॉग में इन्वेस्टमेंट कितनी की है. जी हाँ 2,000, 2,000 की इन्वेस्टमेंट की. इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, एनसीआई, कब की, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन. मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 800. जी हाँ बिल्कुल सही कहा 800, 800 गिवन है. इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ डॉग कंपनी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन. क्या मुझे एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, 1,900 है.
वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। 1900, 1900। तो मुझे बताएं जरा कितनी आ रही है गुडविल। गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ रही है? बताया जरा कितनी आ रही है गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। 900। और चूंकि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, तो इसका मतलब जो एक्विजिशन पे वही एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है। कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, तो जो एक्विजिशन है वही एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है। चलें, गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल हमारे पास यहां पर आ गई। पहली वर्किंग हमने कर ली। दूसरी वर्किंग करते हैं जरा। दूसरी वर्किंग, वर्किंग टू। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या मेरे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन है? गिवन है, यस, वेरी गुड। इसका मतलब मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास गिवन है, कहां लिखा हुआ है? ये रहा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज 2400। 2400 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। 2400 मेरे पास गिवन है। तो आए जरा गुडविल को हम पोस्ट कर दें। गुडविल को हम पोस्ट कर देते हैं। गुडविल कितनी आई थी हमारे पास? गुडविल कितनी आई? 900। गुडविल हमारे पास आ गया 900। नेट एसेट्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 2400। अब मुझे चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, वर्किंग थ्री। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, सॉरी, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। इसके लिए मुझे चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ, अच्छा बाय द वे देख लें पहले, डाटा में दिया हुआ तो नहीं है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल दिया हुआ तो नहीं है? सर ये रहा, नहीं, ये एक्विजिशन पे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं दिया हुआ। सर ये रहा, ये नेट एसेट्स है, एनसीआई नहीं है। तो आया जरा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताया जरा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है? बताया जरा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जीरो है। 800। अच्छा, इसके अंदर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग या पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का कितने परसेंट शेयर्स एक्वायर किए थे पेरेंट ने? 70%, तो इट मींस 30%। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का 30%। अब पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कैसे आएगी? पोस्ट एक्विजिशन किसको कहते हैं? एक्विजिशन के बाद से लेकर डिस्पोजल तक। पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद से लेकर डिस्पोजल तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया है? कोई जो मुझे आइडिया दे कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम? जी, है कोई जो मुझे आइडिया दे कैसे आएगा ये? पोस्ट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितने हैं? क्या नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मुझे दिया हुआ है? या हमने कैलकुलेट किया है नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल क्या हमारे पास गिवन है? वेरी गुड। मुझे बताएं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने थे नेट एसेट्स? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट्स कितने थे?
1900। अब सोचे ना यार, यानी कि एक्विजिशन के वक्त 1900 थे, डिस्पोजल पे 2400। नेट एसेट्स में दो चीजें होती है, कैपिटल और रिटेन अर्निंग। कैपिटल में चेंज आता नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो पोस्ट एक्विजिशन है। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल माइनस नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका कितना परसेंट, कितना परसेंट? जी कैलकुलेट करके बताएं जरा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 150। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता तो मैं उसका भी 30% कैलकुलेट करता और यहाँ पर इसमें से माइनस करता। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज 950, मेरे पास यहाँ पर आ गया। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 950 हमने यहाँ पे ले लिया। अब आए जरा 950 को हम अपने फॉर्मेट में पुट करते हैं। 950 को प्लस करेंगे माइनस जी 950 को हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस कर देंगे, वेरी गुड। तो इसमें से माइनस कर देते हैं माइनस कर दें 950। बताएं जरा कितना आ रहा है? 2350, ये आ रहा है, चेक करें प्लीज। 2350 2350। अब हुआ कुछ यूं कि हमने हमने बेची 3000 के अंदर है, हमने बेची 3000 के अंदर है, और इसके बदले में हमने जो दिया है गुडविल नेट एसेट्स सब मिला के, यानी कि जो हमने गुडविल नेट एसेट्स मिला के जो दिया है हमने, वो दिया है 2350। 2350, 2350 का हमने दिया है। इसका मतलब यह है कि 2350 की चीजें हमने दी और बदले में 3000 ले लिए। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? गेन हो रहा है। कितना हो रहा है गेन? 650 का गेन हो रहा है, गुड। 650 का हमारे पास यहां पर हो रहा है, दैट इज द गेन ऑन डिस्पोजल। और याद रहे, ये वो गेन है जो कि ग्रुप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, यानी कि ग्रुप पीएनएल के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट अब नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि हमने सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाऊंगा।
वर्किंग्स देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दी डिस्पोजल। डिस्पोजल के अंदर यही चीज है बस इसके अंदर, और डिस्पोजल के अंदर और एज सच कोई नई चीज हमारे पास नहीं है।